हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर के 7 फरवरी 2023 तक की जो वीकली करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको पता है कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है, जो एनुअल बजट होता है इंडिया का, जो कि पूरे पूरे साल के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन के रह जाता है, खासकर करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ना एक एग्जाम के अंदर तो एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बजट के साथ। तो शुरू करते हैं। बजट की बात करी जाए तो व्हाट इज बजट, बजट होता क्या है? सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि बजट होता क्या है। द प्लान फॉर अर्निंग एंड स्पेंडिंग फॉर द अपकमिंग ईयर कोल्ड बजट, यानी किसी भी कोई भी प्लान, मान लीजिए आपके घर में आपको 1,000 रुपये की सैलरी मिलती है हर महीने, तो आप उसकी सेविंग करेंगे, कितनी आपकी सेविंग होगी, कितनी आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर कितना होगा आपका, ये सब आप पहले से प्री प्लान करते हैं। उसी तरीके से पूरे देश के लिए एक एनुअल बजट तैयार किया जाता है कि हम कितनी अर्निंग करेंगे और उसमें से कितना हम स्पेंड करेंगे। इन सारी चीज़ों का जो ब्यौरा होता है वो सारा बजट के अंदर होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में दिया गया है कि यूनियन बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ कंट्री, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट यानी कि वित्तीय लेखा जोखा होता है। ये चीज़ कहाँ पर दी गई है? आर्टिकल 112 के अंदर दी गई है। और बजट वर्ड कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड कहीं पर भी नहीं दिया गया है। बजट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच लैटिन वर्ड बल्गा, बल्गा से इसका ड्राइव हुआ है ये बजट वर्ड, जिसका अर्थ क्या होता है? लेदर बैग। लेदर बैग यानी कि चमड़े का थैला, इसको बोला जाता है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री है बजट से रिलेटेड वो ये है कि 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश गवर्नमेंट के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था सबसे पहले, यानी कि 7 अप्रैल को, यानी कि 1860 में सबसे पहली बार बजट पेश किया गया था। फिर सन 2000 में पहली बार यशवंत सिंह ने बजट को, ये जब 1860 में जब शुरुआत हुई तब ये शाम को 5 बजे ये पेश किया जाता था, बट सबसे पहले जो यशवंत सिंह हैं उन्होंने बजट को 11 बजे पेश किया, यानी कि 1999 तक, 1924 से लेकर 1999 तक जो बजट था वो शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। फिर यशवंत सिंह ने इसकी शुरुआत करी थी 11 बजे, सुबह 11 बजे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट यानी कि 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी जी ने पेश किया था। यानी कि स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो 1947 में किया गया था आर के शनमुखम चेट्टी, और गणतंत्र भारत यानी कि 1950 में, यानी कि 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था गणतंत्र भारत का। यानी कि 1947 में किया था आर के शनमुखम चेट्टी जी ने, और 1950 में जो गणतंत्र हो गया था, जब भारत रिपब्लिक हो गया था, तब किया था किसने? जॉन मथाई जी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था, इन्होंने 1958 में बजट पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था। और ये पूछा जाए कि पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया तो वो कौन है? ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थी, तो उस टाइम पे इन्होंने बजट पेश किया था। सबसे अधिक देर तक पेश किया जाने वाला बजट फरवरी 2020 के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने 2 घंटे और 46 मिनट का जो बजट था वो पेश किया था। और सबसे छोटा जो बजट था वो किसने पेश किया था? हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने, यानी कि इनका लगभग 800 वर्ड्स का ही था। पूरा का पूरा जो बजट था वो 800 वर्ड्स में ही सिमट गया था। और सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया है वो किसने किया है? 10 बार करीबन मोरारजी देसाई ने इस बजट को पेश किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, जो बजट के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे तैयार होता है भारत का बजट? भारत का वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है, और दूसरे मंत्रालय अपनी आवश्यकता के अनुसार फंड की मांग करते हैं। यानी कि जो बजट है वो लगभग 6 महीने पहले, यानी कि फरवरी के अंदर जब बजट पेश होना है 1 फरवरी को, उससे 6 महीने पहले, यानी कि लगभग अगस्त में ही बजट के निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। और उस टाइम पे एक गाइडलाइन जारी की जाती है मंत्रालय के द्वारा, जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा, कि हर एक डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार कितना पैसा चाहिए और किस किस काम के लिए चाहिए, और यानी कि किस किस योजना के लिए आपको
पैसे की आवश्यकता है। तो जितने भी दूसरे मंत्रालय हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार फंड रेज करते हैं, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग करते हैं वित्त मंत्रालय से कि हमें इतनी पैसों की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से बजट तैयार होता है और इस बजट को बजट डिवीजन के द्वारा तैयार किया जाता है। अभी बात करते हैं जो 2023 का जो बजट है उसके बारे में। बजट 23-24 वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, और जिन्होंने 5वीं बार बजट को पेश किया है। यह अमृतकाल का पहला वित्तीय बजट है, क्योंकि अमृतकाल यानी कि 100 वर्ष पूरे होंगे। कब होंगे? 2047 के अंदर इंडिया के 100 वर्ष पूरे होंगे, जिसको हम अमृतकाल बोलते हैं। ये जो लास्ट के जो 25 ईयर्स हैं इनको अमृतकाल बोला जाता है। और इसमें विजन क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ, यानी कि यूथ पे फोकस करना, और ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन में बढ़ावा देना, यानी कि जॉब क्रिएशन को और बढ़ाना। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमी इन्वायरमेंट, और मैक्रो इकोनॉमी जो इन्वायरमेंट है उसको बढ़ावा देना, इसका जो मेन जो विजन है। इसमें सप्तऋषि बोला जाता है इनको, जो 7 प्रायोरिटीज़ हैं जो अब की बार इस बजट के अंदर डिस्कस करी गई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं समावेशी विकास। रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि अंतिम छोर तक पहुंचना, यानी कि गांव में बैठा हर एक व्यक्ति या फिर शहर के किसी भी कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति, जो सबसे निचले तबके का जो व्यक्ति है, उस तक ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं जो अभी इस बजट के अंदर डिस्कस करी गई हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको पहुंचाना। यूथ पावर को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल सेक्टर में बढ़ावा देना, और ग्रीन ग्रोथ यानी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर होना। अनलीजिंग द पोटेंशियल क्षमता उभारना, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि अवसंरचना और निवेश में बढ़ावा देना, इसका मेन मोटिव है। इन्हीं के साथ हम इस बजट की शुरुआत करते हैं पढ़ने की। तो सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या है? एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। इसके अंदर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनको बढ़ावा देना है। इसके अंदर मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स क्या होता है? मोटे अनाज, जिसको हम बोलते हैं मोटे अनाज। मोटा अनाज आपको पता है, जैसे कि बाजरा है। बाजरा जो है इंडिया के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है, तो श्री अन्न की कैटेगरी में रखा गया है जितने भी मोटे अनाज हैं उनको। और हैदराबाद के अंदर इसका प्रमोटिंग रिसर्च सेंटर भी खोला गया है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू करी गई है। सेटिंग अप द एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड, ये कुछ फंड इसके लिए सेटअप किया गया है। टारगेटिंग फंड फॉर ₹20 लाख करोड़ फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड एट द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, और लगभग टोटल 20 लाख करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। सेटिंग अप द वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, क्योंकि अनाज जब पैदा होता है तो मतलब मौसम की खराबी मान लीजिए, या फिर किसी भी मतलब आप प्राकृतिक आपदा के कारण अनाज का नुकसान ना हो, इसलिए जो वेयर हाउसेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। हेल्थ के मामले में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च, यानी कि सिकल सेल क्या होता है? ये आरबीसी जो होती हैं, अपनी आरबीसी राउंड शेप में होती हैं, और जब ये सिकल के आकार की हो जाती हैं तो ये एक बीमारी पैदा करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो उससे इजाद पाने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। न्यू प्रोग्राम टू बी प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल भी लॉन्च, यानी कि दवाइयों से रिलेटेड जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं वो नए लॉन्च किए जाएंगे। ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी एनकरेज वाया सेलेक्ट आईसीएमआर लैब्स, यानी कि आईसीएमआर लैब्स के थ्रू ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्चेज को इनकरेज किया जाएगा। एजुकेशन एंड स्किलिंग के मामले में देखें तो टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज खोली जाएंगी, और स्टेट विल बी इंकरेज टू सेटअप द फिजिकल लाइब्रेरीज इन पंचायत एंड वार्ड लेवल, यानी कि सबसे पंचायत जो है सबसे छोटा यानी कि सबसे निचला सत्र होता है, उसके अंदर भी लाइब्रेरीज यानी कि डिजिटल लाइब्रेरीज की शुरुआत करी जाएगी। इसके अंदर जो 2014 से लेकर अब तक जो काम किए गए हैं वो इसके अंदर दिखाया गया है कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन इन रूरल हाउसेस दिए गए हैं। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड किए, मतलब टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन किया गया है लगभग 11.7 करोड़ का, और 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं अंडर उज्ज्वला योजना के तहत, और 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ
102 करोड़ पर्सन यानी कि 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई है। और 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट के अंदर, मतलब 47.8 करोड़ जो बीमा करवाए गए हैं, इंश्योरेंस करवाए गए हैं। इंश्योरेंस कवर्ड फॉर द 44.6 करोड़ पर्सन अंडर PMSBY एंड PMJJY जो 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 योजनाएं हैं, इसके अंदर भी लगभग 44.6 करोड़ की कवरेज करी गई है इंश्योरेंस से रिलेटेड। और कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर अंडर पीएम किसान योजना, जिसके अंदर आपको 2-2 हज़ार रुपये यानी कि एक साल के अंदर 6,000 रुपये जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसमें 2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि 11.4 करोड़ फार्मर्स को प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये जो डाटा है, ये 2014 से लेकर के अब तक का जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तहत पूरा हो चुका है। अगला है रीचिंग द लास्ट माइल। इसके अंदर प्रधानमंत्री PVTG जो डेवलपमेंट मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस के तहत जो इरिगेशन ड्रॉट प्रोग्राम है उसको कर्नाटक के अंदर लॉन्च किया जाएगा। और 740 एकलव्य मॉडल्स रेजिडेंशियल स्कूल हैं उसके अंदर जो टीचर्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और भारत श्री के टू बी सेटअप फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन के लिए भारत श्री को सेटअप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर सीधी बात यह है कि इंसेंटिव टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सीधा मतलब क्या है कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, ये क्या है कि कैपिटल वैल्यू को बढ़ाता है, कैपिटल वैल्यू को बढ़ाता है, इंडिया की जो कैपिटल वैल्यू है उसको बढ़ाता है। और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ेगा। ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो इसमें PM प्रणाम योजना टू बी लॉन्च करी जाएगी इसके अंदर। और 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट भी लॉन्च किए जाएंगे, जिसके अंदर वेस्ट से जो पैसा जनरेट किस तरीके से किया जाए, यानी कि वेस्टेज को रिसाइकिल करके उसके बारे में जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे। और अदर सेटिंग अप द 10,000 बायो इनपुट्स रिसर्च सेंटर्स टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू अडॉप्ट द नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट्स रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। और इसी तरीके से सोलर एनर्जी पे भी ज़्यादा जोर दिया जाएगा और विंड एनर्जी पे भी ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ताकि हमारी जो रिवेन्यू है वो भी जनरेट हो और जो इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा दिक्कत ना पहुँचे। अमृत पीढ़ी किसे बोला गया है? यूथ पावर को अमृत पीढ़ी बोला गया है। PMKVY4 विल बी लॉन्च, यानी कि कवरिंग न्यू कोर्सेज लाइक कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड 3D प्रिंटिंग के लिए, मतलब ये सब जो स्किल्स हैं ये सिखाई जाएंगी। मेजर्स टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एटलीस्ट 50 डेस्टिनेशंस टू बी सेलेक्टेड थ्रू द चैलेंज मोड टू बी डेवलप्ड एज ए कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट, यानी कि 50 नए जो एयरपोर्ट्स हैं उनको तैयार किया जाएगा, यानी कि जितने भी टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देने के लिए। स्टेट्स विल बी इनकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल को बढ़ावा देने के लिए जो स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा, जितने भी जो राज्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। फाइनेंस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो महिला सम्मान बचत पत्र, इसके अंदर 1 टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द 2 years पीरियड विद द डिपॉजिट ऑफ फैसिलिटी ऑफ अप टू 2 lakhs फॉर वुमेंस, यानी कि महिलाओं के लिए बचत खाता खोला गया है, जिसके अंदर लगभग 7.5% का जो इन्हें ब्याज प्राप्त होगा। और इसी के साथ में जो बेनिफिट्स फॉर द सीनियर सिटीजन, जो जितने भी पेंशनर्स हैं यानी कि सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको 15 लाख से 30 लाख के बीच के जो डिपोजिशन पे लगभग 8% का ब्याज प्राप्त होगा इनको भी। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही दोनों फैक्ट्स थे। अभी देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट को कितना कितना जो रिवेन्यू है वो एलोकेट हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा मिला है कितना? 5.94 लाख करोड़, ये लाख करोड़ में है, यानी कि इतने करोड़ में ये डाटा है, आप लाख करोड़ इसके साथ में जोड़ लेना। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.70, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.41 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.06, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1.96, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को 1.78 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.60, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को 1.25, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को भी 1.23 लाख रुपीस दिए गए हैं। और लगभग 45 लाख
करोड़ का जो है वो एक्सपेंडिचर बताया गया है। एक्सपेंडिचर बताया गया है 45 लाख करोड़ का, और जिसके अंदर मतलब 5.9 की जो जीडीपी परसेंटेज ऑफ जीडीपी रहने की संभावना बताई जा रही है। और अभी जो ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23 वाला, इसके अंदर 41 लाख रुपीस का था, जिसके अंदर 6.4% ऑफ जीडीपी बताई जा रही है यहाँ पर अभी फ़िलहाल में। और इसको वर्ष 2025-2026 तक लगभग 4.5% ऑफ जीडीपी करने की संभावना है, यानी कि डेफिसिट रेट को, इसका मतलब ये है डेफिसिट रेट। ये जो मैंने बताई है अब ये सारी की सारी क्या है, डेफिसिट रेट। यानी कि हमेशा जो बजट होता है इंडिया का वो डेफिसिट बजट होता है, घाटे का जो बजट होता है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर जो अपना है वो ज़्यादा है और रेवेन्यू कम जनरेट होता है। और इसीलिए जो हम क्या सोच रहे हैं कि 2025 से 2026 का जो डेफिसिट रेट है वो जीडीपी के अंदर 4.5 तक लेके आने की कोशिश रहेगी। एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम इन करोड्स, कुछ ये स्कीम्स हैं जो डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के को मिला है। ये कितना 1250 करोड़, और जल जीवन मिशन को 70,000 करोड़, और ये कौन सा है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को 5943 करोड़, और प्रधानमंत्री आवास योजना को 79590 करोड़। और इसको ई व्हीकल्स के लिए यानी कि स्कीम फॉर द फास्टर अडॉप्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज, इनके लिए ईवीज के प्रोडक्शन के लिए कितना 5172 करोड़। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए जो स्पेशल तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके लिए 2491 करोड़ अलॉट किए गए हैं। और ये है अपना ये तालिका है जिसके अंदर दिखाया गया है कि जो न्यू रेजिम है अर्लियर वर्सेस नाउ, यानी कि पहले का और अब का जो रेजिम है वो 15 लाख अंडर 15 लाख के अंदर क्या है, तो अप टू 3 लैक्स। अभी फिलहाल कितना है, नील हो जाएगा। पहले भी कितना था, 2.5 लाख तक का नील था, मतलब 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और अभी 3 लाख तक, 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और अब की जो बात है, जो मतलब सबसे मेन बात क्या है कि आपको 7 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है। बट आप ये बोलेंगे कि अभी तो आप 0 से 3 लाख के लिए बोल रहे थे और अभी आप 7 लाख के लिए बोल रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी इनकम क्या है, 9 लाख पर ईयर है, तो आपको मतलब पहले 3 लाख पे कितना परसेंट लगेगा, 0%। फिर 3 से 6 लाख पे आपको कितना लगेगा, 5% आपको देना पड़ेगा, यानी कि 5% इस पे 3 से 6 लाख पे देना पड़ेगा। और 6 से 9 पे आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा, 10 लाख देना पड़ेगा। यानी कि उस टाइम पे अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख से ऊपर हो जाती है, तो इन दैट केस आपका जो 0 से 3 लाख का जो स्लैब है वो ही सिर्फ नील रहेगा, यानी कि उसका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 3 से लेकर के 9 लाख तक का जो स्लैब है उसके आपको 5 और 10 रिस्पेक्टिवली आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए किसी की 6.5 लाख इनकम है, सालाना जो इनकम है 6.5 लाख, तो वो निश्चिंत रहे, वो उसका 0 टैक्स लगेगा, कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। तो इसमें कुछ दिया गया है, 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 लाख के लिए 10%, 9 से 12 लाख के लिए 15%, और 12 से 15 लाख के लिए 20%, और अब वो 15 लैक्स इसके लिए 30% की वो करी गई है, मतलब योजना बनाई गई है। और ये आपका पिछले साल का है। अभी देखते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में मतलब 2023-24 का जो साल रहेगा अपना, उसके अंदर क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ महंगी होगी। तो सस्ते में पहले बात करें तो एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फ़ोन, खिलौने, मोबाइल कैमरा लेंस और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, लिथियम सेल्स और साइकिल, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी सस्ती होने वाली हैं। और महंगे की बात करें तो उसमें आएगा सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी जो किचन जो चिमनीज़ हैं जो बाहर से इंपोर्ट करी जाती हैं वो भी आपकी महंगी होगी। सोना भी महंगा होगा। आयातित चांदी के सामान, प्लेटिनम एक्सरे मशीन जो कि बाहर से ही इंपोर्ट करी जाती है, और हीरा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ये महंगे होने वाली हैं। अभी हम आगे बात करेंगे किसकी, अपने रिमेनिंग जो करंट अफेयर्स हैं, पूरे हफ्ते के जो बचे हुए दिनों के जो करंट अफेयर्स हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो वायुसेना के उप प्रमुख, सॉरी मैंने उप प्रमुख बोल दिया, प्रमुख बोल दिया था, तो उप प्रमुख कौन बने हैं, अमनप्रीत सिंह बने हैं, इन्होंने संदीप सिंह की जगह ली। ली।  ली।  ली। ली।  अगला है विश्व आर्द्र भूमि
दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, इसकी थीम थी अब की बार। पेटर पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पेटर पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर। ये कौन है? ये है हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, और इनको प्यूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज हैं? तो किस राज्य के अंदर सबसे अधिक कॉलेज हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सबसे अधिक कॉलेज हैं। और इसके बाद में किसका नंबर आता है? इसके बाद आता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद आता है कर्नाटक का। एनएमडीसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निखत जरीन को एनएमडीसी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। निखत जरीन आपको पता है कि ये 2022 में इस्तांबुल में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है। 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? तो किसको मिला है? उत्तराखंड की झांकी को। के विश्वनाथन का निधन हो गया, वे कौन थे? के विश्वनाथन कौन थे? ये एक फिल्मकार थे। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश किसे चुना गया है? तो मैड्रिड जो पुस्तक मेला है 2025 के अंदर, उसमें भारत को मुख्य देश चुना गया है। और इसके राजदूत कौन है? जोस मरिया रिडाओ ने ये घोषणा की है कि हम 2025 में जो मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला होगा उसके अंदर हम भारत को मुख्य देश के रूप में चुनेंगे। क्योंकि आपको पता है कि स्पेन ने, मैड्रिड कहाँ है? स्पेन के अंदर है। स्पेन अभी जो कलकत्ता के अंदर जो पुस्तक मेला चल रहा था वहाँ पर एक अतिथि कंट्री था। भारत की पहली इंट्रानजल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक को किसने लॉन्च किया है? ये बनाया किसने है? भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। और ये जो है ये नाक के थ्रू आपको दिया जाएगा, और जो मांसपेशियों के थ्रू आपको जो प्रोवाइड करवाई जाती है, जो वैक्सीन जो प्रोवाइड करवाई जाती है उसको बोला जाता है इंट्रामस्कुलर, और इसको बोला जाता है इनकोवैक यानी कि इंट्रानेजल। मुरली विजय किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? तो मुरली विजय जो है ये क्रिकेट से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये पेप्सिको और केयर यानी कि दोनों के द्वारा की गई है इसकी शुरुआत। और सी फीड्स द वर्ल्ड किस लिए शुरू किया गया है? ताकि फसल की उपज में वृद्धि हो सके, महिलाओं की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके, और संतुलित आहार को सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई है। किसके द्वारा? पेप्सिको और केयर के द्वारा। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और ये है शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेंगे जो लाडली बहना योजना के तहत। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक चलाई जा सकती है? तो दिसंबर 2023 तक भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलाई जा सकती है। ये काफ़ी चीपर रहेगी, जो फ्यूल है इसका काफ़ी चीपर रहेगा, और काफ़ी इकोनॉमिकल, जो फ्रेंडली भी इसका जो ईंधन है वो रहेगा। हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र राज्य जो है ये इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में विद्यासागर रेड्डी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो विद्यासागर रेड्डी जो थे ये फिल्म निर्देशक थे, ये साउथ जो टॉलीवुड है उसके फिल्म निर्देशक रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? तो जगदीशपुर किसका नाम बदल दिया है? मतलब इस्लाम नगर था पहले इसका नाम, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर के पुरस्कार जीता है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इनका नाम है डॉक्टर पैगा मोहन। इन्होंने अपनी पुस्तक वंडरस किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2023 का। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो हेलीकॉप्टर कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पर खोला गया है? ये कर्नाटक राज्य के अंदर खोला गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? लोकप्रिय नेता सबसे 77%
कि अप्रूवल रेटिंग के साथ 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सोर्स क्या है इसका, मॉर्निंग कंसल्ट अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको 77% के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें जो बाइडेन को 41%, मात्र 41% का ही हिस्सा प्राप्त हुआ है। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो काला घोड़ा जो कला महोत्सव है ये कहाँ पर शुरू किया गया? ये मुंबई के अंदर शुरू किया गया और ये इसका 23rd एडिशन है, 23rd एडिशन, जो कि मुंबई के अंदर हर साल आयोजित किया जाता है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो कौन है? ये है समीका रवि। ये कौन है? ये एक इकोनॉमिक की जो प्रोफेसर हैं और इनको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने बजट को डिस्कस किया और मैंने आपको एक मतलब इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी कि बजट क्या था, और आप एक बार खुद से भी बजट को पढ़ने की कोशिश करिए तो अच्छा रहेगा। और हमने जो बाकी दिनों के जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी समेटा है साथ में। आप चाहें तो मैथ्स की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं, स्टैटिक जीके की भी तैयारी कर सकते हैं, और जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो भी आपको साथ साथ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और एज वेल एज आप करंट अफेयर्स की भी क्लासेज आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको वीकली प्लस मंथली जो करंट अफेयर्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।